नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बादल घनघोर तबाही का शोर, ये जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं, ये देश का हाल है कई सारे हिस्सों का। जहां सड़कें चला हुआ करती थीं वहां पर नावें चल रही हैं, जहां मैदान हुआ करते थे वहां पर तालाब बन गया है, जहां खेत खलिहान हुआ करते थे, दुकान थे, मकान थे, वहां पर आज सिर्फ और सिर्फ पानी है। बेहिसाब हुई बरसात में डूबने उतरने लगी है हमारी जिंदगी। क्या पहाड़, क्या मैदान, पानी के प्रहार से हाहाकार है। अपने ही बनाए आशियाने को डूबता हुआ देखते हैं। डूबने से बच गए लोग पानी पर उतरते देखते हैं अपनी गृहस्थी को ऊंचाई पर खड़े लोग। पूछते हैं ऊपर वाले से कि ऐसी क्या खता हुई जिसकी हमें सजा मिली। तो आप भी देखिए बादल घनघोर तबाही का शोर। अल्लाह मेघ दे पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, अल्लाह मेघ दे पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, अल्लाह मेघ दे पानी दे, पानी दे गुड़धानी दे, अल्लाह मेघ दे, अल्लाह मेघ दे, पानी दे गुड़धानी दे, और कहीं अल्लाह सुन ले तो आफत, क्योंकि जिन बादलों की बेरुखी से तड़पती है दिल्ली, उन्हीं बादलों की मोहब्बत पर बिलखता है यूपी, बिलखता है बिहार, बिलखता है बंगाल, बिलखता है उत्तराखंड। हर रंग में रंग जाने का गुणधर्म रखने वाले पानी का ये बर्बादी वाला रंग है। ऐसा रंग जो बिहार के कई जिलों में चढ़ा है और बहुत गहरा चढ़ा है। मोतिहारी में डूब गई है गलियां, डूब गए गलियारे, डूब गए हैं गांव, डूब गया है थाना, डूब गए स्कूल, डूब गए हैं खेत, डूब गए खलिहान, डूब गई दुकान, डूब गए मकान। खुशियों की गठरियां डूब चुकी हैं। कुदरत ने यहाँ बर्बादी की गिरहें खोल दी हैं। परेशानी है ये, घर में पानी घुस जाता है। हर साल हम लोग रोड पर आ जाते हैं। प्लास्टिक दीजिए तो खाना दीजिए तो हई दीजिए तो हऊ दीजिए। अब रोड पर आए कि घर में छाती भर पानी हो गया, सबके दिक्कत हो गया। तो हम वोट दे कि हम क्या करते नहीं तो ये दिक्कत हो गया आदमी के। घर में बाहर नहीं थे, इतना पानी भैला पर बोरल बानी थे हम। रिमझिम फुहार के ख्वाहिश पाले दिलों पर दरकाने वाली बाढ़ ने दस्तक दी है। बरसात से दम निकाल देने वाला जेठ। इस बार बादल झूमते नहीं, झकझोरते हैं। बर्बादी की बरसात नहीं, झमेलों का झरना बनकर बरसा है पानी। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में प्रलय मचाकर बहता पानी बिहार के रक्सौल को डुबाने पर आमादा है। 4 लेन का पुल बर्बाद हो गया। बिहार की तरह ही बिलख रहे हैं उत्तर प्रदेश के कई जिले। महाराजगंज में पानी ने बर्बादी के निशान दिए हैं। लोग यूं ही निकलते हैं, गर्दन तक पानी में जान बचाते हुए, आते हुए, जाते हुए, अपनी बेबसी पर खिसियाते हुए। महाराजगंज जैसी बर्बादी बिजनौर में भी बह रही है। देखिए गंगा की लहरें दायरों को तोड़कर बही। इन्हीं गंगा की लहरों पर यहाँ 10 लोग फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया। जनपद बिजनौर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से कल 46 लोगों को रेस्क्यू किया गया था और आज 10 लोगों को जो फंसे हुए थे, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला, सकुशल निकाल लिया गया है। अब तक किसी व्यक्ति के फंसे होने की सूचना नहीं है। पहाड़ों पर तो कुदरत ने जल का जलजला ला दिया है। पिथौरागढ़ में प्यासे आदमी को एक घूंट में ही स्वर्ग का सुख देने वाला पानी बाढ़ की शक्ल में बहा तो बर्बादी की बेहिसाब कहानियां गढ़ता गया। वो कहानियां जो तकलीफ बनकर स्मृतियों में जिंदगी भर बहेंगी। गढ़वाल के श्रीनगर में ये मशहूर मंदिर शक्तिपीठ धारी देवी का है। अलकनंदा में जलस्तर बढ़ा तो मंदिर का करीब आधा हिस्सा पानी में डूब गया। ऋषिकेश में गंगा नदी भी उफान पर है। यहाँ परमार्थ निकेतन में शिव मूर्ति तक लहरें पहुँचने लगी। हालात ऐसे हैं कि गंगा किनारे कई घाट जलमग्न हैं। गंगा नदी के किनारे लगा, गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे से ज्यादा वक्त से हो रही बारिश अब तीर्थ नगरी को डराने लगी है। लिहाजा पुलिसकर्मी लगातार गंगा के जलस्तर पर निगरानी बनाए हुए हैं।
चंपावत के टनकपुर में शारदा नदी का रौद्र रूप दिखा। जलस्तर बढ़ा तो आसपास के इलाकों में संकट गहरा गया। फौरन 150 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया। निगरानी शुरू कर दी गई है ताकि जिंदगी संकट में न पड़े। जिला स्तर पे जिला प्रशासन द्वारा पहले अलर्ट जारी कर दिया गया था और अभी हमारे द्वारा जो लो लाइंग एरियाज में जो शारदा के आसपास लोग रहते हैं उन्हें इवैक्यूएट करके अलग अलग जो यहाँ की धर्मशालाएं हैं उनमें ले जाने का प्लान तैयार किया गया है। जैसे ही लेवल और थोड़ा ऊपर बढ़ता है इनको यहाँ से इवैक्यूएट करके जो पंचमी की धर्मशाला है वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। पानी का गुणधर्म होता है सब में मिल जाना, वो जिसमें मिलता है उसका हो जाता है। तकलीफ में मिला तो आंसू और उम्मीदों पर फिरा तो बर्बादी बर्बादी बर्बादी। आज तक ब्यूरो। यूपी, बिहार, बंगाल में इस तरह से बर्बाद कर रहा है पानी। उधर बादल घनघोर तबाही का शोर है, इधर लापरवाही घनघोर। चारों ओर शोर ही शोर है। हैरानी होती है ये देखकर कि जरा सी रियायत मिलने पर लोग कैसे निडर होकर बाजारों में घूमने निकल जाते हैं, घूम रहे हैं। हैरानी होती है ये देखकर कि कैसे लोग कोरोना के नियम मानने को तैयार ही नहीं। हैरानी होती है ये देखकर कि लोग इतनी जल्दी भूल गए बेबसी के गुजरे हुए दिन, बेचारगी के वो लम्हे जब न ऑक्सीजन थी, न दवाइयां थी, न अस्पताल थे, न इलाज था। फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं। लापरवाही घनघोर देखिए। कस्टमर को ये तो खतरनाक है, ये तो लापरवाही सर। नहीं, कैसा है, कस्टमर को 30 रुपीज बताएगा तो कस्टमर को 20 रुपीज सुनने आता है, थोड़ा दिक्कत होती है, बाकी कुछ नहीं। बाकी प्रिकॉशन लेना चाहिए, सोशल डिस्टेंस बनना ये रखना चाहिए। हाँ, पहना होगा, अभी निकाला। अरे अभी निकाला होगा। अरे कान में फोड़ी हो गया, अभी निकाला हूँ। है ना, अभी तो निकला घर से, मुंह धोएला हूँ। क्या मार सारा अभी चाय वाय पियेंगे ना, हमारी होटल आई है। हाँ, तो हम चाय पी। हम लोगों के ईंट भट्टे हैं तहसील कांट में, तो आज जो है बारिश की वजह से जो है हम लोगों के काम बंद हो गए हैं, तो अब इन लोगों को जो है इनके घर भेज दिया। लापरवाही घनघोर आपने देख ली और अब आप देखिए राजनीति घनघोर। ये राजनीति जम्मू कश्मीर पर हो रही है। एक तरफ केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर बैठकें कर रही है तो दूसरी तरफ गुपकार गठबंधन प्रधानमंत्री से मीटिंग को लेकर अपना रुख साफ नहीं कर रहा। दिल्ली से श्रीनगर तक चर्चा ही चर्चा है। इन बैठकों का क्या होगा परिणाम और कश्मीर को लेकर आखिर क्या चल रहा है, देखिए। भारत के नक्शे पर बेशक कश्मीर उत्तर में हो, लेकिन देश की राजनीति में कश्मीर अक्सर केंद्र में होता है। तो फिर से केंद्र में है कश्मीर, सवालों में है कश्मीर, जवाबों के इंतजार में है कश्मीर। कश्मीर दम साधे देख रहा है, उस पर होने वाली हलचलों को, सियासी उठापटक को, अपने नाम पर होने वाली बैठकों को, अपने नाम पर बनाई जाने वाली गठबंधनों को देख रहा है कश्मीर और पूछ रहा है कि 24 जून को पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक का एजेंडा आखिर है क्या? क्या मोदी सरकार ने फिर से जम्मू कश्मीर को लेकर किसी बड़े फैसले की तैयारी कर ली है? माना जा रहा है कि दिल्ली में होने वाली इस मेगा मीटिंग में फिर से जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने और विधानसभा चुनाव कराने पर चर्चा हो सकती है, ताकि प्रदेश में साल 2018 से रुकी राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। खबर है कि पीएम मोदी के साथ बैठक में शामिल होने के लिए 14 नेताओं को न्योता भेजा गया है। कुछ नेताओं ने तो केंद्र की इस पहल का स्वागत किया है, लेकिन कुछ नेताओं का रुख अभी साफ नहीं है। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर पीएम मोदी के न्योते पर चर्चा की, लेकिन वो इस बैठक में शामिल होंगी या नहीं, ये बात अभी साफ नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि केंद्र के इस पहल को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं की अलग अलग राय है। कुछ बातचीत के पक्ष में हैं और कुछ इसे तवज्जो नहीं दे रहे। ऐसे में उम्मीद है कि 22 जून को बुलाई गई गुपकार अलायंस की बैठक के बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अपने पत्ते खोलेंगे। एक खबर ये भी आ रही है कि महबूबा नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को गुपकार की ओर से बैठक के लिए संगठन का प्रतिनिधि मनोनीत कर सकती हैं। मैं आपको बता रहा हूं जो ताजा तरीन सूरत हाल है इस मामले को लेके, वो ये है कि पीएसी
की मीटिंग हुई, उसमें सब ने अपनी तजवीज़ दी, महबूबा मुफ्ती साहिबा को ऑथराइज किया गया। इसके बाद PHED की एक मीटिंग होनी है, वहाँ पे भी इस पे डिस्कशन होगा और फाइनल डिसीजन उसके बाद। PHED की मीटिंग कब होगी? वो मंडे को, ट्यूसडे को होगी या वेडनेसडे? क्योंकि आपने कहा 2 दिन के बाद। जी, ट्यूसडे के लिए ये मीटिंग शेड्यूल की गई है। हमारी जहाँ तक कंसल्टेशन का सवाल है, डॉक्टर फारूक साहब जो प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो अपने सीनियर साथियों से इस बारे में जो है मशवरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल तक ये जो मशवरों का सिलसिला है ये मुकम्मल होगा। फिर जैसे आपने कहा, मुझे इसकी इतला नहीं है कि ट्यूसडे को वो मीटिंग होगी। उसके बाद मेरा ख्याल है एक बाज़ाब्ता उस पर जो आपको स्टेटमेंट हमारी तरफ से होगा और जो PHED भी देगी वो आपके सामने आ जाएगा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी जम्मू कश्मीर में जमी सियासी बर्फ को पिघलाने की हर कोशिश को सही बता रही है। 2 साल लगभग बीत जाने के बाद फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर बने, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने प्राथमिकता की है। इस महत्वपूर्ण मीटिंग से बहुत से ऐसे पहलू सामने आएंगे जो कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे। जम्मू कश्मीर में साल 2018 से चुनाव नहीं हुए, तब बीजेपी और PDP का गठबंधन टूट गया था। इसके बाद अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया पर रोक लग गई थी। अब केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में हालात को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में है और यही वजह है कि नए परसीमन से पहले जम्मू कश्मीर की सभी पार्टियों को विश्वास में लेना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक फिर से केंद्र शासित प्रदेश से राज्य बनाए जाने पर जम्मू कश्मीर में 7 और सीटें बढ़ने के आसार बन रहे हैं। ऐसे में जम्मू कश्मीर राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी। खबर है कि नए परसीमन में कश्मीर घाटी में 4 जबकि जम्मू क्षेत्र में 3 सीटें बढ़ सकती हैं। जम्मू कश्मीर में नए सियासी हलचल की शुरुआत गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद से ही शुरू हो गई। इसके बाद PM मोदी की बैठक के न्योते ने इस हलचल को और तेज कर दिया। दिल्ली से कमलजीत संधू, श्रीनगर से अशरफ वानी और जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीर की राजनीति घनघोर आपने देख ली और अब देखिए अयोध्या में घोटाले के आरोपों पर शोर। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का जिम्मा जिस ट्रस्ट को मिला है वही एक बार फिर से विवादों में आ गया, घिर गया। ये मामला भी जमीन सौदे को लेकर ही है। आरोप यह है कि ट्रस्ट ने 20 लाख रुपए की जमीन को बीजेपी के नेता से 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा। देखिए। राम जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण का काम जैसे जैसे तेज होता जा रहा है, अयोध्या में विवादों की पोटली वैसे ही खुलती भी जा रही है। पहले एक जमीन का झमेला खत्म भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर ट्रस्ट घिर गया। जिस ट्रस्ट के हवाले भव्य मंदिर निर्माण का जिम्मा है, वही फिर से एक और जमीन खरीद के मामले में आरोपों के कटघरे में है। कांग्रेस का आरोप है कि यूपी में बीजेपी के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीप नारायण ने जिस जमीन को महंत देवेंद्र नाथ से 20 फरवरी 2021 को 20 लाख रुपए में खरीदी थी, उसी जमीन को 11 मई 2021 को राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को 2.5 करोड़ में बेच दी। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेता धर्म, आस्था और विश्वास को बेचकर मुनाफे की लूट कर रहे हैं। रावण के चारणों की, मैं फिर दोहराता, रावण के चारणों की बस इस चंदे की लूट पर ही नजर है। चंदा जीवी, चंदा खोर ये लोग भगवान और भारतीयों की आस्था को धोखा दे उसे लूट रहे हैं। राम नाम की पर एकत्रित हुए हजारों करोड़ के चंदे की इस लूट में अब भाजपाई नेता शामिल हैं। कांग्रेस ने इस जमीन खरीद फरोख्त के लिए PM मोदी और यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से 5 सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, चंदे की खुली लूट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर PM और CM चुप क्यों? PM और CM बताएं कि आखिर 79 दिनों में जमीन की कीमत 1250% कैसे बढ़ी? बीजेपी सरकार ने जब जमीन की कीमत 4,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर आंकी, तो फिर ट्रस्ट ने 28,090 रुपए प्रति वर्ग मीटर क्यों खरीदा? क्या राम मंदिर निर्माण के लिए जमा किए गए चंदे की लूट में लगे हैं बीजेपी नेता? सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पूरे मामले की क्यों न हो जांच?
ऐसे ही सवाल आम आदमी पार्टी के भी हैं। चंद दिनों पहले 2 करोड़ की जमीन का सौदा जब 18 करोड़ में हुआ था, तब भी संजय सिंह ने बीजेपी को जमकर घेरा था। इस बार भी दस्तावेज जुटाकर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। तो जब बाकी लोगों को मालियत से कम पे जमीन मिल जा रही है, सर्किल रेट से कम पे जमीन मिल जा रही है, तो ट्रस्ट को हर जगह 3 गुना दाम में क्यों मिल रही है? आरोप संगीन है, लेकिन आरोप लगाने वालों को बीजेपी के मेयर कोर्ट कचहरी की चेतावनी दे रहे हैं। हालांकि वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर जमीन का टुकड़ा रातों रात कैसे 12 गुना महंगा हो गया। अच्छा, जमीन ये जो महंत साहब हैं, महंत देवेंद्र जी हैं, इनसे जमीन लेने महंत देवेंद्र जी जो है ना, इनसे जमीन लेने आपके भतीजे ही गए थे, आप भी गए थे साथ में? हम क्यों लेंगे? अच्छा 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 अच्छा, नहीं ये बता रहे थे कि आप भी आए थे शायद साथ में। लिखा पढ़ी में नहीं वो लिखा पढ़ी में तो नहीं, लिखा पढ़ी में तो आपका नाम नहीं है। जैसे पहले वाला भी था वैसे। अच्छा, वहीं अयोध्या के मेयर के भतीजे को जमीन बेचने वाले महंत देवेंद्र को भी अंदाजा नहीं था कि जमीन इतनी महंगी बिकेगी। ट्रस्ट की जरूरत जब थी तो दीप नारायण ने कैसे खरीद ली? डायरेक्ट ट्रस्ट ने क्यों नहीं खरीदी आपसे? अब वो कहे होंगे कि भाई इनको दीजिए, अब अपना उनको देंगे, जो भी हो हमसे बताए। ट्रस्ट से आपसे डायरेक्टली भी ले सकता था आपके तो। हाँ, तो ट्रस्ट के लोग हमसे मिले नहीं, हमसे मेयर साहब मिले थे, उन्होंने कहा कि उनको जरूरत है। आपको जानकारी है कि दीप नारायण ने आपसे 30 लाख में लिया जैसा बता रहे हैं, और ट्रस्ट को ये जमीन जो है 2.5 करोड़ में ली? हाँ, ये हम तो नहीं जानकारी, आपसे सुन रहा हूँ, गलत किए। इससे पहले राम मंदिर ट्रस्ट के 18 करोड़ वाले जमीन सौदे में अहम किरदार रहे हरीश पाठक को लेकर भी नए खुलासे हो रहे हैं। बस्ती में ये आलीशान कोठी हरीश पाठक की ही है। आरोप है कि ये जालसाजी की कमाई है और इसकी गवाही वो FIR कर रही है, जो हरीश पाठक के नाम पर कई जिलों में दर्ज है। अयोध्या से समर्थ श्रीवास्तव और बस्ती से संतोष कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। हम दो हमारे दो, वरना सरकारी राहतें छोड़ दो, यह ऐलान कर दिया है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने। मुख्यमंत्री का पद संभालते ही उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाने के संकेत दिए थे और अब इसका ऐलान भी खुद कर दिया है। असम में नए नए सीएम बने हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसा राग छेड़ दिया है जिस पर सियासी जंग छिड़नी तय है। मुद्दा है बढ़ती आबादी का और इस पर मुखर मुख्यमंत्री ने अब साफ शब्दों में कह दिया है कि 2 से ज्यादा बच्चे तो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं। लोन रेहाई কক কিবাই কক আমি কিন্তু বৰ্তমান চৰকাৰৰ আঁচনিবিলাকত এবাৰ পপুলেশ্যন নৰ্মছটো আহি যাব। বাগিচা ST আৰু SC মানুহৰ ক্ষেত্ৰত পপুলেশ্যন নৰ্মছটো নাহে, বাকি চৰকাৰৰ পৰা যিকোনো সুবিধা। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस बड़े ऐलान के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी और बताया कि चाय बागान के मजदूरों और SC ST समुदाय पर यह ऐलान लागू नहीं होगा। ऐसे में जनसंख्या वृद्धि रोकने वाले सीएम के इस प्लान पर भी सवाल उठने लगे हैं। It should not be politically motivated. The government of Assam has to take the people who are working in this ground to control the birth. First of all, they have to find out the places where the birth is growing rate is more higher than the other places, and at the same time they have to create an environment. Awareness is very much necessary. मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हेमंत बिस्वा शर्मा असम में बढ़ती आबादी का मुद्दा उठा रहे थे और इसी बहाने मुस्लिमों को नसीहत देने से भी नहीं चूके थे। हेमंत के इस बयान पर विरोधियों ने तीखा हमला बोला था और इसे राजनीति से प्रेरित बताया था। असम में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार में मंत्री रहते हुए भी कड़े कानूनों की वकालत कर चुके हैं। राज्य की जनसंख्या नीति को लेकर जब बीजेपी ने ऐसे ही कानून का मसौदा तैयार किया था तो हेमंत ने इसे सही बताया था।
ऐसा माना जाता है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाना केंद्र सरकार के भी एजेंडे में है और कई नेता भी पूरे देश में कड़े कानून की मांग कर चुके हैं। अब असम के सीएम के इस ऐलान के बाद कई राज्यों से इस तरह की मांग उठ सकती है। आज तक ब्यूरो। 15 अगस्त से पहले दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभियान का पूर्वाभ्यास किया। दिल्ली के 3 अहम स्थानों पर दिल्ली पुलिस ने अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर मॉक ड्रिल की। सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट की स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ ऐसे हमलों को रोकने की तैयारियों का जायजा लिया। रविवार शाम 4 बजे का वक्त था। दिल्ली के वसंत कुंज एम्बियंस मॉल में बम की खबर से आम लोगों के होश उड़ गए। देखते ही देखते दिल्ली पुलिस के जवान, फॉरेंसिक टीमें, डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड मौके पर पहुंच गए। दरअसल ये दिल्ली पुलिस की मॉक ड्रिल थी, जिसके जरिए 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली में आतंकवादी हमले को नाकाम करने की प्रैक्टिस की गई। 15 अगस्त की तैयारी भी अलग से जो होती है वो भी स्टार्ट हो जाएंगी और ये भी इससे भी मॉक ड्रिल वगैरह से भी ये रहता है कि पुलिस रिस्पांस एकदम अलर्ट रहती है। तो उसमें ये होता है हमें भी हम उसमें कमी पेशी को सुधार लेते हैं और अलर्टनेस लेवल हाई रहता है। ऐसी ही एक और मॉक ड्रिल आईटीओ पर भी हुई, जहां ओल्ड पुलिस हेडक्वार्टर पर फायरिंग करके कुछ आतंकी फरार होने और कुछ लोगों को बंधक बना लेने की कॉल मिली, जिसको रिस्पॉन्ड किया गया। इसी तरह तीसरी मॉक ड्रिल द्वारका मेट्रो स्टेशन पर हुई, जहां आतंकी फायरिंग करके फरार हुए थे, जिसकी कॉल मिली थी। मॉक ड्रिल के तहत पूर्वी दिल्ली में भी 3 अलग अलग इलाकों में 3 कारों को रवाना किया गया और पुलिसकर्मियों में ये सूचना दी गई थी कि 3 संदिग्ध कार इलाके में घूम रही है, जिसे तुरंत पकड़ा जाए। जगह जगह बैरिकेडिंग कर चेकिंग अभियान में कुछ ही देर में संदिग्ध गाड़ी को पकड़ लिया गया। ये सभी कॉल 4 से 5 मिनट के अंतर पे की गई थी, ताकि सीरियल बम धमाकों की स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था को परखा जा सके। देखिए, ये एक्सरसाइज जो की जाती है ये पुलिस के रिस्पांस को शार्पन करने के लिए और एक इंटर एजेंसी का जो कोऑर्डिनेशन है उसको इंक्रीज करने के लिए की जाती है। दिल्ली पुलिस रेगुलरली इस तरह की एक्सरसाइज करती रहती है, लेकिन अभी कोरोना के टाइम पे ये कुछ नहीं हुआ था कुछ दिनों से, और अभी लाइफ नॉर्मलसी की तरफ बढ़ी है, तो हमने एंटी टेरर पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रैक्टिस की। इसमें जितनी भी एजेंसीज हैं इस स्पॉट पे, यहाँ पर जो आईटीओ पुलिस हेडक्वार्टर्स है, यहाँ पर रिस्पॉन्स ठीक रहा। हमारे इस पूरी एक्सरसाइज के लिए कुछ एनएसजी के ऑब्जर्वर्स भी हैं, वो भी एक इंडिपेंडेंट अपनी रिपोर्ट हमें सबमिट करेंगे। 15 अगस्त से पहले मॉक ड्रिल का मकसद था रणनीतिक रूप से अहम स्थानों पर आतंकवादी हमले की स्थिति से निपटने की तैयारियों का जायजा लेना। इसके अलावा दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल को बेहतर बनाना।